हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, लिंग सहलग्नता को रंग वर्णांधता के आधार पर समझाइए। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह लिंग सहलग्नता पर आधारित है। लिंग सहलग्नता तथा इस लिंग सहलग्नता को हमें वर्णांधता के माध्यम से समझना है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि लिंग सहलग्नता होती क्या है। तो ऐसे लक्षण जिनकी वंशानुगति लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होती है उसे हम बोलते हैं लिंग सहलग्नता। मानव में यह लिंग सहलग्नता 3 प्रकार की होती है। तो हम देखते हैं मानव में इसके जो होते हैं, मानव में 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार एक एक करके देखते हैं प्रकारों को। पहला प्रकार है एक्स लिंग सहलग्नता। तो एक्स लिंग सहलग्नता का क्या अर्थ है? ये सहलग्नता जो होती है ये समजात गुणसूत्रों पर होती है। समजात गुणसूत्रों पर, जैसे कि एक्स एक्स। तो इसमें क्या होता है, इसके उदाहरण अगर हम देखेंगे तो इसके उदाहरण है जो हमें प्रश्न में दिया गया है। एक तो वही है वर्णांधता तथा दूसरा जो उदाहरण है वो है हीमोफीलिया। दूसरी जो प्रकार है सहलग्नता का मानव में वह है वाय लिंग सहलग्नता। अब इसका क्या अर्थ है? यह वाय पर स्थित होता है, जो वाय गुणसूत्र होता है उस पर स्थित यह लक्षण है। तो ये पिता से पुत्र में स्थानांतरित होगा, क्योंकि सिर्फ नर में ही, मानव में जो नर होता है उसी में ही वाय गुणसूत्र होता है। तो ये पिता से पुत्र में स्थानांतरित होगा। इसका जो उदाहरण अगर हम देखना चाहें तो कर्ण पल्लव में जो होता है हाइपोट्राइकोसिस। तीसरा जो प्रकार है वो है एक्स वाय सहलग्नता, लिंग सहलग्नता। तो इसमें क्या होता है, इसमें होती है सामान्य वंशानुगति। जैसी सामान्य लक्षणों की वंशानुगति होती है वैसी ही इसमें होती है सामान्य वंशानुगति। तो ये जो लक्षण होते हैं ये सभी लक्षण इन गुणसूत्रों के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। तो चलिए अब वर्णांधता के माध्यम से इस लिंग सहलग्नता को समझने का प्रयास करते हैं। वर्णांधता सबसे पहले हम समझते हैं, वर्णांधता एक ऐसा रोग है जिसमें रंगों की पहचान करने में कठिनाई होती है। तो इसमें कई सारी स्थिति बन सकती हैं। अगर एक ऐसी स्त्री है जो कि वर्णांध है तथा दूसरी ओर पुरुष है जो कि सामान्य पुरुष है जिसमें वर्णांधता नहीं है, तो इसके जो गुणसूत्र होंगे वो होंगे एक्स। यहाँ पर हम एक डैश का चिन्ह लगा देते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये वर्णांध है, और जबकि जो पुरुष के गुणसूत्र हैं वो सामान्य है। तो चलिए एक एक करके इनके संभावना को देखते हैं कि जो इनकी संतानें होंगी उसमें कौन कौन से वाहक हो सकते हैं या कौन कौन से रोग धारक हो सकते हैं जिनमें ये रोग देखने को मिलेगा। तो पहली जो इसमें बनेगी वो क्या बन सकती है, ये वाला एक्स इस वाले एक्स गुणसूत्र से मिलेगा। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स डैश एक्स, अर्थात ये पुत्री है परंतु यह वाहक है। इसमें रोग के लक्षण इसके शरीर में दिखाई नहीं देंगे, हालांकि ये अगली पीढ़ी में इस रोग को स्थानांतरित कर सकती है। दूसरा देखते हैं, ये एक्स इस वाई से मिलेगा। तो दूसरी जो संभावना है वो है एक पुत्र की संभावना, एक्स और वाई। अब इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये पुत्र है परंतु यह वर्णांध होगा, क्योंकि इसका जो एक्स गुणसूत्र है उसमें वर्णांधता का गुण आ चुका है। ये तीसरी संभावना देखते हैं, ये वाला जो एक्स गुणसूत्र है ये इस वाले एक्स के साथ जुड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स डैश एक्स। यहां पर भी पुत्री है और ये पुत्री कैसी होगी, ये भी वाहक होगी, वाहक। फिर हम देखते हैं कि ये वाला x इस y के साथ मिलेगा। तो क्या बनेगा, x डैश y, अर्थात यहां पर क्या है, पुत्र है और यह पुत्र कैसा होगा, यह पुत्र भी वर्णांध होगा, वर्णांध। तो यह तो है पहली संभावना जहां पर स्त्री वर्णांध थी तथा पुरुष सामान्य था।
दूसरी संभावना के तौर पर हम लेते हैं एक ऐसी स्थिति जहां पर दूसरी संभावना है जहां पर स्त्री जो है वो सामान्य है तथा जो पुरुष है वो वर्णांध है। यहाँ पर तो पुरुष वर्णांध है और स्त्री सामान्य है। तो स्त्री के जो गुणसूत्र होंगे वो एक्स एक्स ही रहेंगे, पुरुष के जो गुणसूत्र होंगे वो कैसे हो जाएंगे एक्स डैश। ये डैश का अर्थ फिर यहाँ पर से वर्णांधता से है, तो इसे हम डैश के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या संभावना यहाँ पे बन सकती है इनकी संतानों में। पहले ये जो स्त्री का एक्स गुणसूत्र है ये इस एक्स से मिलेगा, तो जो संतान होगी वो क्या हो जाएगी एक्स एक्स डैश। अब यहाँ पर पुत्री है ये वाहक। दूसरी संभावना क्या है, ये वाला x इस y के साथ जुड़ेगा, तो x और y। तो यहां पर पुत्र है और ये पुत्र कैसा होगा सामान्य होगा। अगली संभावना देखते हैं, ये वाला x इस x से जुड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा x x डैश। तो यहां पर फिर पुत्री है और यह पुत्री भी कैसी है, यह भी वाहक है वाहक। अगली संभावना क्या बनेगी, ये वाला x इस y से जुड़ेगा, तो x y। अब यहां पर क्या है, ये पुत्र है और ये कैसा होगा, ये भी सामान्य होगा क्योंकि यहां पर हमें लक्षण देखने को नहीं मिला है। तो हमने यहाँ पर ऐसी स्थिति देखी जहां पर स्त्री जो थी वो सामान्य थी, स्त्री सामान्य थी तथा पुरुष जो था वो वर्णांध था। तो ऐसे में हमने देखा कि दोनों जो पुत्रियां हुई दोनों ही वाहक थी तथा पुत्र जो हुए वो दोनों ही सामान्य थे, उनमें लक्षण नहीं देंगे। तीसरी संभावना क्या है, यदि स्त्री वाहक है तथा जो पुरुष है वो सामान्य है, ये पुरुष सामान्य है, तो स्त्री वाहक है अर्थात x डैश x, तो एक ही इसके x क्रोमोसोम पर ये लक्षण स्थित है। वहीं पुरुष सामान्य है तो एक्स वाई, इसमें कोई लक्षण नहीं है। तो पहली संभावना देखते हैं, एक्स ये वाला एक्स इस वाले एक्स से मिलेगा, तो क्या संभावना बनेगी एक्स डैश एक्स, अर्थात ये यहाँ पर पुत्री है और यह पुत्री कैसी है, यह है वाहक। दूसरी संभावना देखते हैं, यही वाला एक्स इस वाई से मिलेगा, तो क्या होगा एक्स डैश वाई। अब यहाँ पर पुत्र है जो कि वर्णांध है। अगली संभावना है, ये वाला x इस x से जुड़ेगा, तो ये बन जाएगा x x, तो यहाँ पर पुत्री है जो कि सामान्य है। अगली संभावना है, ये वाला x इस y से जुड़ेगा, तो क्या बनेगा x y, तो यहाँ पर पुत्र है और ये कैसा है, ये सामान्य पुत्र है, इसमें रोग के लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न में हमसे यही पूछा गया था कि लिंग सहलग्नता को रंग वर्णांधता के आधार पर समझाइए। तो लिंग सहलग्नता क्या है, ऐसे लक्षण जिनकी सहलग्नता जो कि लिंग गुणसूत्रों से जुड़े होते हैं और जिनकी वंशानुगति लिंग गुणसूत्रों के माध्यम से होती है, इस प्रकार के गुण को हम लिंग सहलग्नता कहते हैं। यह मानव में 3 प्रकार की होती है, एक्स गुणसूत्रों के माध्यम से जिसके उदाहरण है वर्णांधता व हीमोफीलिया, दूसरा है वाई गुणसूत्रों के माध्यम से जिसके उदाहरण है हाइपोट्राइकोसिस जो कि कर्ण पल्लव का एक रोग है, तीसरा है एक्स वाई जिनकी सामान्य वंशानुगति होती है। अगला देखते हैं, अगला हमने देखा कि ये वर्णांधता कैसे दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। तो जब हमने देखा कि स्त्री हमारी वर्णांध थी तथा पुरुष जो था वो सामान्य था, तो तब क्या हुआ था, तो तब 2 पुत्रियां हुई थी, दोनों की दोनों वाहक थी तथा दोनों पुत्र हुए थे, दोनों के दोनों वर्णांध थे। अगला हमने देखा जब स्त्री सामान्य है तथा पुरुष वर्णांध है, स्त्री सामान्य है तथा पुरुष वर्णांध है, तो ऐसे में क्या हुआ, जो दोनों पुत्री हुई दोनों की दोनों पुत्री वाहक थी तथा जो पुत्र हुए वो दोनों के दोनों सामान्य पुत्र थे। तीसरी स्थिति जहां पर स्त्री वाहक थी तथा पुरुष सामान्य था, तो यहां पर क्या हुआ, जो एक पुत्री थी वह वाहक थी जबकि दूसरी पुत्री सामान्य थी, एक पुत्र वर्णांध था जबकि दूसरा पुत्र सामान्य था। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।